हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ अवेलेबल हैं और ये नेक्स्ट वीडियो हमारी पार्टनरशिप की पार्ट 15 वीडियो है, जो कि चेंज इन टीएसआर चैप्टर से हमारी 5वीं वीडियो है। इस 5वीं वीडियो में आज का टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अभी तक आपने पार्टनरशिप में 2 टाइप्स के अकाउंट सीखे हैं। पहला आपने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में आपने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद अब आप नया अकाउंट सीखेंगे जो कि होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अदरवाइज आप अभी तक जर्नल एंट्री पे काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सीखेंगे तो आपको जर्नल एंट्री नहीं सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा है कि आप कोई भी अकाउंट सीखते हैं तो बिना जर्नल एंट्री के कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। जर्नल एंट्री से मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए आपको कहीं भी आप क्लासेस देखोगे या आप यूट्यूब पे हो तो आप किसी भी अकाउंटेंसी की क्लासेस को अगर आप देखो और रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग की वीडियो आप देखोगे तो वो आपको पहले जर्नल एंट्री सीखने के लिए बोलेंगे, उन्हें रटने के लिए बोलेंगे और उसके बाद में फिर आपको अकाउंट उसमें से पोस्टिंग बताएंगे। हमारा फंडा थोड़ा सा अलग है, एज ऑलवेज डिफरेंट। हम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसका फॉर्मेट रटिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा पैटर्न बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का थीम क्या है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसके 2 साइड की चीजों को रट लीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसकी बाई साइड की चीजों को रट लीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का एक फंडा मैं बताऊंगा जो कि बिल्कुल आपके लिए नया नहीं है। आपने क्लास 11th की स्टार्टिंग में उसे सीख रखा था, जो कि हमारे नॉमिनल अकाउंट का बेसिक रूल है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का हमारा जो बेसिक रूल है हम उसे ही अप्लाई कराएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे। और फिर ना हमें ऑल द जर्नल एंट्रीज, हमें कोई भी जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री याद करने की जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो 2 लाइन की जो हमारा फॉर्मूला है नॉमिनल अकाउंट का, जो आपको अभी तक याद है, ठीक है। जितना भी आपको प्रॉफिट हो उसे उसे क्रेडिट करिए और अगर आपको कोई लॉस होता है तो आप उसे डेबिट करिए, ठीक है। हम यही करते थे, डेबिट जो भी हमारा लॉस हुआ उसको डेबिट करिए और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो एग्जैक्टली वही फंडा आपको यहाँ पर भी अपनाना होगा जिससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। यानी अगर आपने वो 2 लाइन का फॉर्मूला रटा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, फिर उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से, यानी आपका ये टिक हो गया, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से सारी जर्नल एंट्रीज मांगे, सारी बना दीजिए। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांगे, सिंगल बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम सीखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पहले जान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक रिवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान या उसके बाद बनाया जाने वाला अकाउंट है। रिवैल्यूएशन यानी जब फर्म्स में, ठीक है, उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया जाता है। क्योंकि जब पार्टनर्स अपने बीच का रेशियो चेंज करते हैं, किसी नए पार्टनर्स को एडमिशन देते हैं, कोई पार्टनर जाता है, तो ऐसे इस दौरान उनकी एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है कि आपके एसेट्स की पहली पुरानी वैल्यू क्या थी और आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है, आप ये पता कर लीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सारे पार्टनर्स का ये कहना होता है, भाई जो चीजें पुरानी वैल्यू की हैं उनको निपटा लो आज के आज, नया अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो उनको फिर से रिवैल्यूएट किया जाता है। अब ये रिवैल्यूएट कराने के लिए फर्म किसी बाहरी बंदे को हायर कर सकती है या फर्म का कोई पार्टनर हायर करता है। और रिवैल्यूएशन के दौरान खर्चे भी होते हैं, थोड़े बहुत खर्चे तो लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी चीज का वैल्यूएशन करवाने जाओगे, इवन आज की डेट में भी लोग अगर अपनी जमीन वगैरह की वैल्यूएशन करवाते तो कुछ बहुत तो पैसा लग ही जाता है, ठीक है। तो आपको रिवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी बॉन्ड करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप जब इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे तो रिवैल्यूएशन में मोस्टली आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज इनको रिवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। चलिए अभी आपको दिखाता हूं आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बना सकते हो। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी स्क्रीन के सामने मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट लेके आ रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसे रटिए, क्योंकि मुझे भी उस अकाउंट की किसी भी फिगर से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक अपना तरीका रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रोसेस करने का, ठीक है। आप उस फॉर्मूले को देख लीजिए, उस फॉर्मेट को आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक एक चीज को देख लीजिए। अभी आपकी स्क्रीन के सामने फॉर्मेट है, आप उसे देखिए और सीखिए उसमें से कि 2 साइड में किन चीजों को रखा गया है, बाई साइड में किन चीजों को रखा गया है, आप उसे बिल्कुल देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप उसे अगर देखेंगे तो 2 साइड में उसमें लिखे होगा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसे करके तमाम चीजें आपको लिखी होंगी। फिर एट लास्ट उसमें 2 साइड में लिखा होगा
पार्टनर्स के लिए जो प्रॉफिट बचेगा, और अगर आप उसमें बैलेंसिंग बाई में देखेंगे तो बाई में उसका लॉस लिखा हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इनमें से आपको कोई भी टर्म याद करने के लिए बात नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा बताता हूं कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आपके सामने से फॉर्मेट हटाते हैं और हम इधर बात करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ऐसा बनाएंगे फॉर्मेट, और उस पर आप जो हेडिंग हमेशा डालते हैं वो आप लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एज ऑलवेज ये साइड आपका डेबिट और ये साइड आपका क्रेडिट। ठीक है, अब इस डेबिट क्रेडिट के बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपने नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला सीखा था फ्रेंड्स, वो ये था। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको कोई भी लॉस हो आप उसे डेबिट कर दीजिए, और आपको कोई भी प्रॉफिट हो तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, क्रेडिट आपका ये साइड है और डेबिट आपका ये साइड। बस इस सिंपल फॉर्मूले पे चलते हैं। हम पहले एसेट्स की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एसेट्स आपकी या तो रिवैल्यूएट करने पर पहले से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, या तो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एसेट्स आपकी या तो इंक्रीज कर जाएगी या तो डिक्रीज कर जाएगी। तो चलिए एक एक कंडीशन की बात करते हैं। अगर आपकी किसी एसेट्स का रेट बढ़ जाता है तो ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? सपोज दैट कल को आप मशीनरी को अगर बेचते आपको मिलता है 1 लाख रुपए, लेकिन अगर आज आप अपनी मशीनरी को बेच करके 2 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, 2 लाख रुपए आपको मिल रहा है उसकी वैल्यूएशन पे, तो ये जो 1 लाख रुपए बढ़े इससे आपको प्रॉफिट ही हुआ। ठीक है, तो एसेट्स का अगर इंक्रीमेंट होता है तो उससे आपको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हम कहां लिखते हैं? सारे के सारे प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड। तो आप तुरंत आ जाइए बाई इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, एक टर्म हमको मिल गया। दूसरा बताइए, अगर किसी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कोई भी एसेट्स अगर उसका वैल्यूएशन आज के दौर में डिक्रीज कर देता है, तो इस डिक्रीमेंट से आपको लॉस होता है प्रॉफिट? सिंपल सी बात है, लॉस होगा। तो आप डिक्रीमेंट इन एसेट्स इधर लिखेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स, आप उसे अमाउंट को यहां लिख देंगे। ठीक है, अभी इसके बाद मैं लायबिलिटीज की बात करता हूं। लायबिलिटीज सेम काम उनमें भी होगा, या तो वो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। ठीक है, अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज करती है, यानी कि कल को आपको किसी बंदे को 5,000 रुपए देने थे और आज जब आपने अपनी लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूएट किया तो वो 5,000 की जगह उसे अब आपको 10,000 देने हैं। तो ये बताइए, जहां आपको पहले 5,000 रुपए देने थे आज की डेट में उसे 10,000 देने पड़ रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? सिंपल से यार, 5,000 की जगह किसी को 10,000 देने पड़ेंगे तो लॉस होगा। तो लॉस को हम इधर लिखेंगे, यानी इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इंक्रीज इन लायबिलिटीज हम इसे यहां लिख देंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए, यानी किसी को पहले 5,000 देने थे, वो बंदा आज के डेट में बोल दे भाई 5 नहीं मुझे 2,000 दे दो, मेरा काम चल जाएगा, और आपका हिसाब किताब क्लियर, तो अच्छी बात है ना। किसी को 5 पे करने थे, आज की डेट में उसे 2,000 पे करके काम चल जाए तो फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो बाई डिक्रीज इन लायबिलिटी हम इसे यहां लिख देंगे। ठीक है, तो या तो एसेट्स होती हैं या तो लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। कभी कभी फ्रेंड्स एक नई चीज हो जाती है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपको अचानक से पता चलती है, यानी रिवैल्यूएशन के दौरान आपको पता चलता है कि आपके पास ये एसेट्स भी थी अचानक से आपको, यानी ऐसी कोई एसेट्स आ जाती जो पहले से आपकी बैलेंस शीट में थी ही नहीं, अचानक से आपके सामने आ गई। तो अभी सोचिए, अगर आपकी ही फर्म हो, आपको पता हो कि आपके पास 5 लाख रुपए की एसेट्स है, अचानक से मैं आकर के आपको बताऊं कि भाई साहब आप गलती कर गए, आपके पास 5 लाख की एसेट्स नहीं थी, आपकी 2 लाख रुपए की मशीनरी और थी जो आपको पता ही नहीं था, तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर आपको अचानक से कोई एसेट्स मिल जाए अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम कहां लिखते हैं? इधर। बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एंड एट द सेम टाइम अगर अचानक से कोई लायबिलिटीज पैदा हो जाए, यानी हमको तो उम्मीद ही नहीं थी किसी को पैसे देने से, अचानक से कोई बिल्कुल सामने से आ जाए, लाइए मुझे चाहिए आपसे 20,000 रुपए, आपने अभी तक मेरा हिसाब नहीं किया। हम बोलेंगे यार तुम्हारे पास कोई हिसाब नहीं था, तो भैया बोलेगा आपकी गलती थी, आपने लिखा क्यों नहीं था, ये देखिए मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मुझे आपसे 20,000 रुपए चाहिए, मैं आपकी लायबिलिटी हूं। तो भाई आपको फिर पैसे पे करने पड़ते हैं, तो ये आपके लिए लॉस है।
उसे हम 2 में लिखेंगे। 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, हम उसे यहां लिख देंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन के दौरान आपको कुछ बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन पे होने वाला एक्सपेंसेस फर्म बेयर कर रही है तो आप सीधा उसकी एंट्री टू कैश या टू बैंक करके लिख सकते हैं, जिसे आप एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, टू कैश या टू बैंक। अगर आप चेक से दे रहे हो तो बैंक लिखो, नहीं तो डायरेक्ट आप कैश लिख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपका ये एक्सपेंसेस आपका कोई पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपका कोई पार्टनर बियर करेगा तो आप उसे उस पार्टनर की कैपिटल के नाम पे लिखेंगे। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल। और ये किस काम के लिए? एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कोई काम नहीं होना है। हाँ, अब अगर बैलेंस इधर बचता है, ठीक है, तो वो पार्टनर्स के पास जाएगा, और अगर बैलेंस इधर बचता है तो ये भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आप इधर का बैलेंस बचता है इधर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालिए, अगर इधर बैलेंस बचता है तो इधर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालिए। लेकिन एक सिंपल सी चीज बताइए, अगर आपका ये साइड ज्यादा यानी बैलेंस आपका इधर आ रहा है तो ये प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इधर हमें प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रेडिट ज्यादा है, हमारा डेबिट कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है? प्रॉफिट। अगर इधर बैलेंसिंग आती है तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बैलेंसिंग इधर आती है तो ये हमारा लॉस होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट हो या लॉस, हमें ट्रांसफर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करना है, यानी जितने पार्टनर होंगे क्वेश्चन में उनके होल्ड रेशियो में ये सारी चीजें बांटती है। ठीक, चलिए फिर, तो अभी फिलहाल इस रिवैल्यूएशन के काम के बाद मैं आपको अभी जर्नल एंट्री पास करना सिखाऊंगा। ठीक है, अभी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये काम आप जब आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, आप तब सीखिएगा। अभी आप सिर्फ अकाउंट पे ध्यान दीजिए, कोई भी चीज इसमें आपको टफ लग रही है। अब हाँ, जो पर्टिकुलर एसेट डिक्रीज हो रही हो आप उसका नाम लिखिए, जो एसेट्स इंक्रीज हो रही है उसका नाम लिखिए। कोई लायबिलिटीज डिक्रीज होती है उस लायबिलिटी का नाम रखिए, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसका नाम रखिए। आप वहां पर यही सेम टर्म नहीं लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन के सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, आप उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। जी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5, 3 and 2. The balance sheet as of 31st March 2017 stood as follows. Okay, कैपिटल अकाउंट A, B, C सबके 2.5 लाख रुपए और लास्ट वाला बंदा का 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद इनके पास जर्नल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था और सन्ड्री क्रेडिटर्स थे कुछ। ठीक है, लायबिलिटीज तो खत्म हो गई। एसेट्स के नाम पर इनके पास लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट का ध्यान दीजिए। 1 लाख रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका आज की डेट में मार्केट वैल्यू 90,000 है, यानी 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के घट गए हैं। ठीक है, और जब कभी इन्वेस्टमेंट अगर अमाउंट घटता है तो वो सबसे पहले जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास पैसा मांगने। अगर उसके पास पैसा है तो उससे लेता है, नहीं तो फिर रिवैल्यूएशन से लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया हुआ है कि दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया एंड दे ऑल्सो एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये घटेगी, डिक्रीज बाय 5%, वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%, a provision for doubtful debts be created at rate of 5% on sundry debtors. A motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and it is now to be recorded in the books. अचानक से एक आपको मोटरसाइकिल मिल गई, अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 आर नॉट पेबल। क्या बात है भाई, हमारे क्रेडिटर्स आकर के हमसे कहते हैं कि हमें पैसा मत दो, कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है, तो प्रॉफिट हो गया हमारा। नेक्स्ट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। लास्ट 3 years का एवरेज निकालना है, इंटू 2 करना है, दैट विल बी द गुडविल। Okay, C was to carry out the work for reconstituting the firm at a remuneration, including expenses of ₹5,000. Okay, that will be C ने रिवैल्यूएशन का पूरा जिम्मेदारी लिया और उसको 5,000 रुपए हमने तय किया था कि आप रिवैल्यूएशन करवाइए, आपको 5,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, आपका एक्सपेंसेस जो भी है, एक्सपेंसेस 3,000 आया, लेकिन अगर जिम्मेदारी 5,000 की है तो 5,000 से एंट्री होगी। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट।
मैंने कहा कुछ भी काम करना हो आप टेंशन मत लीजिए, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला फोकस है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पर हेडिंग में बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा आपके सामने अकाउंट बनाता हूं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये साइड आपकी डेबिट है और ये साइड आपकी क्रेडिट है। ठीक है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बैलेंस शीट में क्या क्या उससे मतलब नहीं है, जिसकी भी वैल्यू में चेंजमेंट होता है हम उसके बारे में यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, मैं बुक हाथ में लेकर के चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताया कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज्ड बाय 5%। तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता है तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? एसेट्स अगर घट रही तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप 2 में लिखिए, 2 लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब 5% घट रहा है, आप क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देखिए, दैट इज 3,50,000। तो इसका 5% होगा 17,500 रुपए, 17,500 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का 5% जो घटा हमने घटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि मशीनरी बढ़ानी है, मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड बाई 5%। मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम प्रॉफिट में लिखते हैं। तो लिखिए बाई मशीनरी, बाई मशीनरी। अब मशीनरी का आप रेट देख लीजिए, मशीनरी 2,40,000 की थी, अगर इसका 5% निकालेंगे दैट विल बी 12,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% और सन्ड्री डेटर्स। हमें एक प्रोविजन यानी एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। प्रोविजन हमारे हमेशा लाइबिलिटी होते हैं, तो जब एक लाइबिलिटी अचानक से बनानी पड़ती है तो हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है, तो हम इसे 2 में रखेंगे, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितना क्रिएट करना है वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ने बोला है कि ये 5% होना चाहिए सन्ड्री डेटर्स पे, तो डेटर्स आपके 50,000 के और अगर इनका 5% निकालेंगे तो 2,500 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000, 20,000 की मोटरसाइकिल अचानक से मिल गई, तो ये प्रॉफिट है। आप इधर लिखिए बाय मोटरसाइकिल ऑफ 20,000। अच्छी बात है, अचानक से अनरिकॉर्डेड मिल गया आपको। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, 10,000 के क्रेडिटर कहते हैं पैसा ही नहीं चाहिए, प्रॉफिट हो गया। आप बाई में लिखिए बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के? 10,000 रुपए के डेटर्स ने कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद गुडविल, गुडविल का हमें रिवैल्यूएशन कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गुडविल की हम क्या करते हैं, इफेक्ट की एंट्री पास होती है जो कि जीएस मेथड से पास होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सी को इसके सारे रिवैल्यूएशन के काम देखने थे, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपए मिलना है। ठीक है, कौन देख रहा है? सी देख रहे हैं, तो आप सीधा इधर लिखिए पार्टनर्स कैपिटल पे सीज कैपिटल, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए एक्सपेंसेस 5,000 रुपए में भाई साहब तय हुए हैं, हमने उनको 5,000 रुपए दे दिए रेम्यूनरेशन के नाम पे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा और कोई आइटम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारा काम है इसे हम लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करें। आपको कौन सा वैल्यू ग्रेटर लग रहा है? मैं अगर इधर की बात करूं, इधर 25,000 है और इधर की बात करूं तो इधर 42,000 है। ठीक है, आप 42,000 दोनों तरफ रखिए और अगर आप इसे माइनस करेंगे, ठीक है, तो अगर बैलेंस आपका इधर आता है तो आप सीधा लिखिए टीएल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी, हमारे पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी एंड सी। तो टू ए, टू बी एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पीएल। ठीक है, अभी बैलेंसिंग निकाल लीजिए, 17,500 प्लस 2,500, 20,000, 20 बार 25,000, बैलेंसिंग निकालेंगे तो 17,000 आपकी आएगी। और इस 17,000 को हमें पार्टनर्स के रेशियो में बांटना है। इनका रेशियो देख लीजिए पुराना कितना था, 5, 3 एंड 2। ठीक है, अगर आप 5, 3 एंड 2 की बात करें तो ये भाई साहब को 5 देना है, इन्हें 3 देना और इन्हें 2 देना है। इससे लगाएंगे आप 5, 3, 2 यानी 10। ठीक है, तो इनका आएगा 8,500, ओके, और इनका आएगा 5,100 और इनका आएगा 3,400। आप इन तीनों को काउंट कर लीजिए, एग्जैक्टली 17,000 होगा।
हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आंसर डिमांड क्या करता है, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सबसे पहले बना दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम, मैं भी बुक की बात नहीं करता हूं कि बुक ने आपसे क्या डिमांड की है, मैं बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग सकता है। या तो क्वेश्चन आपसे सारे के सारे जर्नल मांगेगा, या फिर आपसे वन सिंगल एंट्री मांगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वन सिंगल एंट्री कब मांगेगा, जब बोल देगा किसी भी एसेट्स की वैल्यू चेंज होती है, हम बिल्कुल नहीं मानते, हम नई वाली बैलेंस शीट में भी पुरानी वाली ही वैल्यू रखेंगे, भले वो बदल के उसकी वैल्यू कुछ भी होगी। यानी फर्म अगर आपसे मना कर दे दैट वी हैव टू रिकॉर्ड द ओल्ड वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की वैल्यू कितनी चेंज हो गई है, हम अभी भी पुरानी वैल्यू रखेंगे, तो आपको सिंगल एंट्री पास करनी है। और सिंगल एंट्री हमेशा जीएस मेथड पे पास होती है फ्रेंड्स, जीएस यानी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपसे ऑल द जर्नल एंट्री मांगे, बहुत आसान है, इसके लिए लोग आपको बोलेंगे रटिए, मैं रटने की बात नहीं करता, मैं आपको सीधा बताता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप इधर का एक एक आइटम, ये प्रॉफिट को पार्ट को छोड़ करके, प्रॉफिट या लॉस को छोड़ दीजिए, आप सबसे लास्ट में ये एंट्री प्रॉफिट या लॉस वाली पास करिए। बाकी देखिए, एक बार आप लिखिए डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, ठीक है, और इधर की जितनी चीजें उनको 2 में रख दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 में है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू सीज कैपिटल, आप सारा अमाउंट रखिए और रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और अगर इधर के पार्ट की एंट्री पास करनी है तो इन सबको डेबिट में रखिए और रिवैल्यूएशन को 2 में कर दीजिए, ठीक है। यानी इधर की एंट्री अगर बनेगी तो मशीनरी अकाउंट दिया, मोटरसाइकिल अकाउंट दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट दिया, टू रिवैल्यूएशन, यानी आपकी सारी जर्नल एंट्री, ऑल द जर्नल एंट्री, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से हेल्प ले लीजिए। इधर से बनाना है तो ऐसे, यानी पहले इन्हें पढ़ेंगे फिर इन्हें पढ़ेंगे, और इन्हें बनाना है तो ऐसे, पहले इन्हें पढ़ेंगे फिर इन्हें पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो इनसे और इनसे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, आप ये अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। और अगर आपको लॉस हुआ है तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। यदि अगर क्वेश्चन आपसे सारी एंट्रियां मांगे तो आप इस तरह करिए, सिंगल एंट्री मांगे तो बस इस अमाउंट पर आप जीएस मेथड अप्लाई कर दीजिए और एंट्री पास कर दीजिए। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो जीएस अप्लाई करिए, और अगर लॉस हुआ है तो एसजी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट के लिए जीएस मेथड होता है, लेकिन अगर लॉस हो जाए तो उसी जीएस को रिवर्स कर देते हैं, यानी वो एसजी मेथड बना देते हैं। एसजी यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान था। फिलहाल अभी मैं इस क्वेश्चन की अगर एंट्रीज की बात करूं तो आपको सारे एंट्रीज पास करनी, मैं आपको पहली 3 एंट्रियां बता देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आप मैक्सिमम, जो ऑल द जर्नल की बात करेगा ना, आप मैक्सिमम 3 एंट्रियां पास करते हो। एक सारी एंट्री डेबिट के लिए, एक सारी एंट्री क्रेडिट के लिए, और फिर उसके बाद एक या तो प्रॉफिट या तो लॉस, 3 एंट्री। लेकिन अगर ऑल द जर्नल मांग रहा है तो सिर्फ इनसे ही आपकी सारी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, आपको उनकी भी जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन एक बार फिर से मैं लेके आते आ रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या है। आप देखिए जनरल रिजर्व, अब ये बताइए जनरल रिजर्व को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, आप इसको बांट के खत्म करिए, आपने लास्ट वीडियो में सीख रखा है। जनरल रिजर्व को जब आपको बांटना होता है तो आप उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइबिलिटीज है, इसे आपको क्रेडिट करना रहता है हमेशा, और खत्म करने के लिए आप इसे डेबिट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारे पार्टनर्स इसका हिस्सा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपए की कमी आई है, ठीक है। आप 3 पार्टनर हैं तो ठीक है, पहले आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट को देंगे, उसके बाद जो आपके पैसे बचते हैं वो सारे पार्टनर्स ले लेंगे, ठीक है। और एसेट्स की तरफ देखिए, और कोई आपकी ऐसी एसेट्स नहीं है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आपका एक लॉस आपके लिए अवेलेबल है, आपको इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो किसी भी एसेट्स को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं ताकि वो कैंसिल हो सके, क्योंकि एसेट्स है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यानी फिर से क्वेश्चन की तरफ छोड़ करके जरा बोर्ड की तरफ देखिए, रिवैल्यूएशन के नाम पर 3 एंट्रियां, उसके बाद क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम एंट्रियां पास करेंगे, एंड एट लास्ट द मेन, द डॉन, गुडविल की एंट्री, जिसके लिए आप हमेशा से जानते हैं जीएस मेथड से आपको पास करनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल आज की वीडियो को मैं भी यहीं पर समाप्त करता हूं। अच्छा, लेकिन अभी आपको इसमें एक चीज बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन ने आपसे कहा होता कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड गिव 1 सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो आप क्या करते? फिर आप पार्टनर्स का
गेन एंड सेक्रीफाइस पता करते। पुराना इनका था 5, 3 और 2, और नेक्स्ट इन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वली बांटेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता दे रहा हूं कि जिस बंदे का 5 रहेगा, ठीक है, उसे एक्स ए बी एम सी की बात करता हूं। चलिए, a 5/10 minus 1/3, that will be 30, and 15 minus 10, he will be getting 5/30 sacrifice. b 3/10 minus 1/3, 30 minus, that will be 1/30, that will be a gain, and C का आंसर आएगा 2/10 minus 1/3, 30, 6 minus 10, that will be minus 4/30 गेन। तो जब अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि आप मुझे एक सिंगल एंट्री बताइए, तो उसके लिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे सिंगल एंट्री मांगी होती, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ता। ठीक है, क्यों? रिवैल्यूएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करते तो आपको ये अमाउंट पता चलता है कि आपको प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। फिर उस प्रॉफिट के अमाउंट पर आप ये जीएस मेथड अप्लाई करते। ठीक है, अभी क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होगी? जीएस, यानी जी एंड देन एस, बी सी टू ए। आप पूरा नाम लिखिए, बी कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल अकाउंट दिया, टू ए कैपिटल। ठीक है, अभी बी का पार्ट कितना? 130। अभी 17,000 का अगर हम 130 निकालें तो आप इसका जो भी आएगा, ठीक है, आप यहां पे सीधा वैल्यू रख लेंगे 30,000 इंटू 1/30, इनका रख लेंगे 30,000 इंटू 4/30, और यहां ए के में रखेंगे 30,000, सॉरी, दैट विल नॉट बी 30,000, इट विल बी 17,000, बिकॉज वी हैव 17,000 एज प्रॉफिट। ठीक है, 17,000 इंटू 5/30। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप कर देते, आपका ये आंसर सॉल्व हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं थ्योरी की बात करूं, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बिंदास बना लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। अगर क्वेश्चन एक सिंगल एंट्री मांग रहा है तो आप प्रॉफिट या लॉस पे जीएस मेथड अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ऑल द जनरल एंट्री मांग रहा है तो 3 एंट्रियां पहले रिवैल्यूएशन की पास करिए। पहली बार रिवैल्यूएशन को डेबिट करके सबको इधर वालों को लिख दीजिए, दूसरी बार में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करिए, सबको इधर वालों को डेबिट में लिख दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ हो उसकी एंट्री पास कर लीजिए इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इधर वाले जो भी आइटम होते हैं उन्हें जनरल एंट्री में पहले रखते हैं, और इधर वाले जो भी आइटम होते हैं उन्हें जनरल एंट्री में बाद में रखते हैं, पहले इन्हें रखते हैं। ठीक है, ये पैटर्न याद रखिएगा कि इधर का आइटम पहले, ये बाद में, और इधर के लिए ये आइटम पहले और ये सारे आइटम बाद में। ठीक है, तो 3 एंट्रियां आपकी रिवैल्यूएशन से बन जाएंगी, और ऑल द जनरल एंट्री का पार्ट है उसके जो बाकी एंट्रियां हैं वो आप बैलेंस शीट से देख करके पास करेंगे कि इसमें से बांटना क्या क्या था। ठीक है, और फिर लास्ट में बचती है गुडविल की एंट्री, आप इनको पास कर दीजिए, ऑल द जनरल एंट्री का कोटा आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आज आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं। पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे वो होंगे इफेक्ट के, यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट या लॉस की सिर्फ और सिर्फ सिंगल जनरल एंट्री पास करनी रहेगी, जो कि 1 सिंगल एंट्री होगी। उसके लिए आपको जीएस मेथड लगाना पड़ेगा। प्रॉफिट हो तो जीएस मेथड, लॉस हो तो एसजी मेथड। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा, उस लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आप सारी जनरल एंट्री पास करिए। तो सारी जनरल एंट्री पास करनी तो भी आपको रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, 3 एंट्रियां रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकल करके आएंगी, और उसके बाद बैलेंस शीट से जो बांटने वाला आइटम होगा उसकी कुछ जनरल एंट्रियां होंगी, और लास्ट होगी गुडविल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगी, आप तीनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देख लीजिए। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इन्हें मेरे पास भेजिए, इनका सॉल्यूशन भेजिए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड लक।